हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। ठीक है, इस में जो थोड़ा सा पार्ट अभी बचा हुआ है लास्ट लेक्चर का, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि हमने आपको क्या बताया। हमने आपको ये बताया कि प्रेस रसायन है क्या। प्रेस रसायन सरफेस केमिस्ट्री जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या है ये। ठीक है, रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ के सरफेस पर, मतलब उसके बाह्य सतह पर या उसके अंतरापृष्ठ पर होने वाली परिघटनाओं का, होने वाली फिनोमिनन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान की उस शाखा को हम प्रेस रसायन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने आपको कई टर्मिनोलॉजी बता रखी है। जैसे हमने आपको ये बताया कि अधिशोषण क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, अधिशोष क्या है, अधिशोषक क्या है। ठीक है, सॉर्प्शन क्या है, डीजॉर्प्शन क्या है। ठीक है, अधिशोषण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। फिजियोजॉर्प्शन या फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमियोजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन, ये सारी चीजें डिस्कस हो गई। ठीक है, अब देखिए इसमें भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अवशोषण और अधिशोषण में क्या अंतर है, ये भी आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट और, अधिशोषण का उपयोग क्या है। ठीक है, तो वो अभी मैं आगे बता रहा हूँ। एक दो उपयोग तो आपको एकदम डेफिनेटली विथ रीजन आपको नोन होना चाहिए। ठीक है, तो कई है, 6-7 है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें हमने आपको ये बताया था कि ठोसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब ठोसों के सतह पे जो अधिशोषण हो रहा है उनको प्रभावित करने वाले कारक। तो हमने आपको ये बताया था कि अधिशोषण कहीं पर भी हो रहा है। देखिए ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है, ज्यादा नोट डाउन करने की जरूरत नहीं होती। आप समझ को डेवलप करिए, आपकी सोच बढ़ जाएगी तो काम हो जाएगा। देखिए अगर कोई भी पदार्थ है तो उस पदार्थ के जो अणु होते हैं वो आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, इसको बोलते हैं ससंजक बल। एक प्रकार के पदार्थों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को बोलते हैं ससंजक बल, और अलग अलग पदार्थों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को बोलते हैं असंजक बल। ससंजक बल एंड असंजक बल। ठीक है, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। तो देखिए अब अगर आपके ठोस है, ठोस कोई एक होगा, उसका अपना एक पदार्थ होगा, कोई दूसरा ठोस द्रव या गैस कोई दूसरा पदार्थ है, वो इसके सतह पर जुड़ने आ रहा है। तो इन दोनों के जुड़ने में पहली बात तो ये होगी कि इन दोनों की प्रकृति कैसी है, इन दोनों के बीच जो खुद का कोहेसन फोर्स है और इन दोनों के बीच लगने वाला एडेशन फोर्स है वो कितना है, कौन ज्यादा है कौन कम है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर जैसे मान लीजिए कि मैं जिस चीज से बना हुआ हूं, अगर मेरे बीच आकर्षण बल जो है वो बहुत ज्यादा है तो कोई और मुझे कैप्चर करने आएगा, खींचने आएगा, तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे बीच अगर जो आकर्षण बल लगा हुआ है, मेरे बॉडी पार्ट्स के बीच जो आकर्षण बल अगर इससे ज्यादा कोई खींचेगा तो मैं उस तरफ चला जाऊंगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि ससंजक बल और असंजक बल के कितना है। तो मतलब क्या है कि ये डिपेंड करता है अधिशोष और अधिशोषण की प्रकृति पर। ठीक है, अधिशोष और अधिशोषक की प्रकृति पर। लेकिन दूसरी बात मैं बता रहा हूं, अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। अब ये बताइए जैसे जहां पर चिपकना है, ठीक है, जिस जगह जाके किसी चीज को स्टक करना है, अगर उसके पास ज्यादा क्षेत्रफल होगा तो क्या होगा, आपका अधिशोषण ज्यादा होगा। और ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ी चीज में नहीं, बराबर आयतन के छोटी चीजों में होता है। अगर आयतन दोनों का बराबर है तो जितना छोटा करेंगे उतना ही ज्यादा उसके ऊपर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो आपका अधिशोषण क्या होगा, एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा।
अगर अब ये प्रकृति तो डिपेंड करेगा कैसा है, ठीक है, मतलब प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर दोनों के बीच कोहेशन फोर्स कम है, एडेशन फोर्स ज्यादा है, तो चपकेगा ज्यादा। अब वो आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, जब आपको पुरानी चीजें आएंगी तो आप जान जाएंगे, ठीक है। अगर आपको पुरानी चीजें नहीं आ रही होंगी तो मैं कितना भी समझाने की कोशिश करूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए पुरानी चीजों का मतलब है कि कोहेशन और एडेशन फोर्स क्या है। अगर मैं और इसके बीच मान लीजिए बोर्ड है, दोनों के बीच कोहेशन फोर्स, इसका कोहेशन फोर्स खूब ज्यादा है, मेरा खूब ज्यादा है, तो हम लोग अपने में ही मस्त रहेंगे, चिपकेंगे क्या। अगर इसका कोहेशन मेरा कोहेशन कम है लेकिन मेरा इसका एडेशन ज्यादा है, तो हम दोनों लोग एक दूसरे से क्या होंगे, चिपक जाएंगे। तो अधिशोष और अधिशोषण की प्रकृति पर, अधिशोषण के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। देखिए तीसरी चीज हम आपको बता रहे हैं दाब पर, ठीक। अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसकी सतह पर किसी चीज को हमें चिपकाना है तो दबाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन ये केमिकल ऑप्शन नहीं है, फिजिकल ऑप्शन के लिए है, ठीक है। अब चौथी बात अगर आप ध्यान दीजिए तो ताप पर, अगर गैस है मान लीजिए, ठीक है, और गैस को अगर हमें यहाँ एड्जॉर्प्शन करवाना है, इसकी सतह पर चिपकाना है, तो जितना कम ताप होगा उतना ही बढ़िया ये क्या करेगा, चिपकेगा इस पे, ठीक है। और तीसरी चीज आप ऐसे पांचवी चीज ये भी जान लीजिए कि जो आपका आपका अधिशोषक है उसके आकार पर, ठीक है, अधिशोषक के आकार पर, अगर अधिशोषक का आकार जितना छोटा होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ज्यादा होगा, आकार जितना छोटा एड्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये बात आपकी हो गई ठोसों के सतह पर होने वाले अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए ये बात तो आपको समझ में आ गई, आपको एड्जॉर्प्शन हमने बता रखा है, एब्जॉर्प्शन बता रखा है। एड्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन मतलब अधिशोषण और अवशोषण में अंतर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं भी वो आपको बताया हूँ, आप उसको याद करके रखिएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान दीजिए तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। तो देखिए अधिशोषण क्या है, ये एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है, मतलब कहने का ये मतलब है कि ये पृष्ठ पर होने वाली घटना है। और दूसरी बात ये कहाँ होती है, ये होती है बल के अंदर। मतलब क्या है, अधिशोषण में क्या होता है कि कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के सतह से जुड़ जाता है, और शोषण में क्या होता है, कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के बल्क में इंट्रोड्यूस कर जाता है, उसके सतह के भीतर प्रवेश कर जाता है। अधिशोषण में उसके सतह से बॉन्ड बना लेता है, चाहे दुर्बल वांडरवाल बल बनाए, चाहे दुर्बल वांडरवाल फोर्स के कारण जुड़ जाए, या आपका क्या होगा कोई केमिकल बॉन्ड बन जाए। लेकिन अवशोषण में क्या होता है, उसके बल्क के अंदर घुस के प्रवेश कर जाता है। अच्छा देखिए अधिशोषण जो है वो सरफेस पे फिनोमिना है, मतलब धीरे धीरे सरफेस फिनोमिना क्या होगी, घटेगी। लेकिन अवशोषण अगर पानी डाल रहे हैं मान लीजिए जमीन के अंदर, तो लगातार उसके अंदर क्या करता रहेगा, एक कांस्टेंट रेट से उसके अंदर प्रवेश करता रहेगा, ठीक है। तो ये अंतर है, आपको ये दो तीन अंतर जो मैंने बोला उसको आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीजें मैं पहले भी बता रखा हूँ, अधिशोषण अवशोषण लिख के भी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक अंतर भी लिख देंगे एग्जाम्पल के साथ तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। अब देखिए मैं बता रहा हूं अधिशोषण समतापी वक्र। देखिए जहां तक नाम से क्लियर है, अधिशोषण का मतलब एड्जॉर्प्शन, समतापी का मतलब है एक निश्चित ताप पर और वक्र, ठीक है। तो अधिशोषण समतापी वक्र क्या इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा क्या है ये, ठीक है। किसी अधिशोषक के सतह पर, किसी अधिशोषक के सतह पर एक निश्चित, समतापी मतलब समान ताप, किसी अधिशोषक के सतह पर एक निश्चित ताप पर, किसी अधिशोषक के सतह पर एक निश्चित ताप पर दाब के साथ अधिशोष परिवर्तन के ग्राफ को क्या बोलते हैं, अधिशोषण समतापी वक्र। कहने क्या मतलब है, एक ऐसा वक्र होगा, ऐसा कर्व होगा, एक ग्राफ होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, अधिशोषक की सतह, अभी पहले आपको मैं समझाऊं, अधिशोषक की सतह पर, अधिशोषक की सतह पर निश्चित ताप पर दाब परिवर्तन एवं
अधिशोष की मात्रा के बीच के वक्र को अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। देखिए क्या है ये, अधिशोषक की सतह पर, मतलब कोई ये है आपका एडजॉर्बेट, इसकी सतह पर एक निश्चित ताप हो, मान लीजिए वो ताप क्या है T, एक निश्चित ताप पर दाब बदले, मतलब दाब बढ़ाते चले जाएं या घटाते चले जाएं, मतलब अधिशोषक की सतह पर एक निश्चित ताप पर दाब परिवर्तन, मतलब क्या किया जाए, दाब में परिवर्तन किया जाए, और जब दाब परिवर्तन करेंगे तो इसके ऊपर जो चीज चिपकने वाली है उसमें भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। मतलब क्या है, दाब परिवर्तन एवं अधिशोषक, अधिशोष है, अधिशोष मतलब जो चिपकने आ रहा है, दाब परिवर्तन एवं अधिशोष के मात्रा के बीच का क्या है, ग्राफ। एक ग्राफ बनाना है, एक ग्राफ होगा किसके किसके बीच, दाब परिवर्तन और अधिशोष की मात्रा। ठीक है, अधिशोषक की सतह पर एक निश्चित ताप पर, देखिए याद रखना डेफिनेशन जरूरी है, दिमाग लगा के, अधिशोषक की सतह पर एक निश्चित ताप पर दाब परिवर्तन, अधिशोषक की सतह पर एक निश्चित ताप पर दाब में परिवर्तन एवं अधिशोष की मात्रा के बीच खींचे गए ग्राफ को अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर क्या होगा, अधिशोष की मात्रा, अधिशोष की मात्रा, और इधर क्या है, दाब में परिवर्तन, मतलब इधर दाब बढ़ेगा, इधर अधिशोष की मात्रा बढ़ेगी। अब देखिए इसके ग्राफ को दो लोगों ने दिया, एक लैंगमूर ने दिया और एक फ्रेंडलिक ने दिया था। ठीक है, दोनों के नाम को सिर्फ आपके यहाँ जानना है, आगे आपको कंपटीशन की जब तैयारी करेंगे तो वहां दोनों बताया जाता है, बीएससी थर्ड ईयर में पूरी चीज फिर मिलती है। ठीक है, तो आप अगर बीएससी करेंगे तो यहाँ जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी चल रही है उसमें बीएससी थर्ड ईयर में है ये सारी चीज, और वैसे आपको ये ग्राफ 12th लेवल पर भी जानना है कि क्या अधिशोष की मात्रा और दाब में एक निश्चित ताप में परिवर्तन किया, एक निश्चित ताप पर ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला दिया गया वो एक्सएम प्रोपोर्शनल p टू द पावर 1/n, ठीक है, फ्रेंडली के अकॉर्डिंग दिया गया था। चलिए उस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं आता है आपके यहाँ। ठीक है, सिर्फ जितना आपके यहाँ बोर्ड के हिसाब से वैसे ही पढ़ाया जा रहा है। अब देखिए ये दाब में परिवर्तन है, इधर क्या है, अधिशोष की मात्रा। तो देखिए अगर इस पर किसी चीज को चिपकना है तो जब दाब ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा चपकेगा, लेकिन धीरे 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 क्या होगा, कितना भी दाब लगा दे एक अमाउंट होगा उससे ज्यादा नहीं चपकेगा। ठीक है, तो एक आगे आगे दाब बढ़ाते बढ़ाते देखिए अधिशोष की मात्रा बढ़ती है, फिर उसके आगे क्या हो जाती है, निश्चित कांस्टेंट हो जाती है। देखिए आगे समांतर मिल गया। अगर ये ताप T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो देखिए आपको ये पता है कि जब ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोष क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसके सतह किसी चिपकना है, ज्यादा गर्म करेंगे तो क्या होगा, भाग जाएगा। तो देखिए इस समय क्या हो रहा है, इस वाले ग्राफ में अधिशोष की मात्रा कम है। अगर कम है तो मतलब यहाँ से ये जो टेम्परेचर दिया गया है वो कम होगा, मतलब T1 कम है, T1 से ज्यादा क्या है T2, और T2 से ज्यादा क्या है T3। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अधिशोष की मात्रा और दाब के बीच ग्राफ है, उसे क्या बोला गया, अधिशोषण समतापी वक्र। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, ताप क्या होना चाहिए, ताप जो होना चाहिए वो निश्चित होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई, अधिशोषण समतापी वक्र आपको समझ में आ गया। ठीक है, अभी आप ध्यान रख के ध्यान दीजिएगा कि जो नीचे उसका ताप कम है, जो ताप ज्यादा है, क्योंकि ये गलत लिख दिया मैंने, ये गलत लिख दिया, ये जो मैंने लिखा ये उल्टा लिखा हुआ है, जिसका ताप अधिक होगा उसका ये उल्टा हो गया है। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, अगर यहाँ ध्यान दीजिए तो ये T1 है, इसका ताप ज्यादा है, तभी तो अधिशोष की मात्रा क्या है, कम है। यहाँ से अगर आप ध्यान दीजिए तो अधिशोष की मात्रा इसके लिए इतनी ही है। ठीक है, इसके लिए इतनी है अधिकतम वाली और इसके लिए इतनी है। तो जिसका ताप कम होगा उसमें अधिशोषण ज्यादा होगा। तो T3 कम है, उससे ज्यादा T2 है और उससे ज्यादा T1 है। जिसका ताप ज्यादा उसका अधिशोषण कम। ठीक है, तो ये अधिशोषण समतापी वक्र हो गया। ऐसे ही अधिशोषण समदाबी वक्र होता है, उसमें क्या रहेगा, अधिशोषण की सतह पर, अधिशोषण की सतह पर निश्चित दाब पर, अधिशोषण की सतह पर निश्चित दाब पर
ताप परिवर्तन एवं अधिशोष की मात्रा के बीच कर्व होता है, लेकिन अधिशोषण समतापी वक्र आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया। ठीक है, आपको कोई दिक्कत होगी तो आपके बताइएगा, मैं आगे डिस्कस कर दूंगा। बारिश हो रही है, इस वजह से मेरी आवाज शायद क्लियर ना जा रही हो। एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद वीडियो में ओवर कर दूंगा, जब बारिश खत्म होगी तब देखा जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, इसके आगे जो अगला पार्ट है वो है अधिशोषण के उपयोग। अधिशोषण के उपयोग, ठीक है, यहाँ इसका महत्व क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज है, तो आप ध्यान दीजिए। देखिए, अगर देखिए विंडो बंद करने से आवाज थोड़ा कम हुआ, तो देखिए महत्व क्या है इसका। पहले तो अगर आप ध्यान दीजिए, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ पानी के शुद्धिकरण में, तो देखिए पानी के शुद्धिकरण में आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि अधिशोषण का क्या उपयोग है। तो देखिए पानी के शुद्धिकरण में आप जैसे ध्यान दीजिए कि जब पानी किसी फिल्टर पेपर से पास होता है, ठीक है, एक फिल्टर पेपर होगा, वहां से पानी क्या होगा, पास होगा। तो जब यहाँ से पानी पास होगा, देखिए इसमें छोटे छोटे क्या होंगे, पोर्स होंगे, छेद होंगे। तो ये जो आपका फिल्टर पेपर होगा, ये ऐसे मटेरियल को बनाया जाएगा, ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है कि जिसमें से जब पानी पास हो रही होती है, तो जो पानी पास होता है वो उसमें जो गंदगी होती है, जो बैक्टीरियाज होते हैं, उनको अधिशोषित करने वाले मटेरियल इस फिल्टर पेपर पे लगे हुए होते हैं, जो इनको क्या करते हैं, अपनी सतह पर चिपका लेते हैं, और पानी जो इनसे पास हो गया वो प्योर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पहला पानी के शुद्धिकरण में मतलब समझ लीजिए, छन्नी से जैसे आप चाय पत्ती को अलग कर लेते हैं, ठीक, लेकिन चाय पत्ती उसमें चिपकती नहीं, वैसे यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, चाय और चाय पत्ती को अलग कर लेते हैं छन्नी से, वैसे फिल्टर पेपर पानी को जाने देगा, उसमें से जो इम्प्योरिटीज होंगी उनको अपनी सतह पर चिपका लेगा। ठीक है, वैसे ही आप एक समझ लीजिए क्रोमेटोग्राफी भी एक टेक्निक होती है। क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, मतलब क्या है कि अलग अलग चीजों के रंग अगर है तो उनको अलग करने में, ठीक है, मतलब क्रोमेटोग्राफी में आप बोल सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है, लेकिन हम आपको ऐसे ऐसे बता रहे हैं जो आपको एकदम क्लियर समझ में आए। जैसे पानी के शुद्धिकरण में हो गया। अच्छा, दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्रोमेटोग्राफी भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग रंगों को अलग करने में, ठीक है, डिफरेंट टाइप के रंग है उनको अलग करने में, अलग अलग गैसों को भी क्या किया जाता है, गैसों को अलग करने में, गैसों के पृथक्करण में। अब कैसे कहेंगे गैसों को पृथक्करण में, तो वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे बता रहा हूँ कि निकिल जो होता है वो अपनी सतह पर हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, चिपका लेता है। निकिल जो होता है वो हाइड्रोजन गैस को अपनी सतह पर चिपका लेता है। ठीक है, रेने निकिल जो हुआ, पैलेडियम चारकोल हुआ, ये लोग क्या करते हैं, अपनी सतह पर हाइड्रोजन गैस को चिपका लेते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए हाइड्रोजन गैस के साथ कोई और गैस है और हमको हाइड्रोजन अलग करना है, रेने निकिल डालेंगे, सारे हाइड्रोजन गैसेस की सतह पर चिपक जाएंगे, उनको बाहर कर लेंगे, हाइड्रोजन उससे क्या होगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। तो गैसों को अलग करने में, रंगों को अलग अलग रंगों को अलग करने में, पानी के शुद्धिकरण में। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज मैं बता रहा हूँ, देखिए, ठीक है, अगला मैं बता रहा हूँ कैटलिस्ट के रूप में। ठीक है, कैटलिस्ट के रूप में मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि इनको हम कैटलिस्ट उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं। जैसे अगर आप देखिए कि जब एल्कीन का हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो उसमें क्या लेते हैं, H2 निकिल लेते हैं, और H2 निकिल लेते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर लेते हैं। फिर यहाँ से क्या बन जाता है, ये बॉन्ड टूट के CH3 बन जाता है। ये H2 निकिल जो लिखा हुआ है, ये निकिल कैसे यूज किया गया है, ये निकिल यूज किया गया है एज ए कैटलिस्ट, और निकिल बहुत छोटे छोटे फॉर्म में होता है। ये हाइड्रोजन अपनी सतह पर क्या करता है, चिपका लेता है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए निकिल अपनी सतह पर चिपकाया किसको, हाइड्रोजन को, तभी ये रिएक्शन हुई। ठीक है, जाके यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़ा। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका किसका, अधिशोषण का यूज है। तो देखिए अधिशोषण का यूज एक दो भी आप अगर 2-3 याद ही रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। पानी के शुद्धिकरण में आपको समझ में आ गया कि पानी के शुद्धिकरण में एक ऐसे जाली है, उस पर क्या होगा, ऐसा मटेरियल का बनाया जाएगा जो पानी में इम्प्योरिटीज होगी उनको अपनी सतह पर चिपका लेगा। इसलिए जाली को कुछ दिन बाद हमें क्या करना होता है, बदलना होता है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, पानी के शुद्धिकरण में क्रोमेटोग्राफी मतलब डिफरेंट रंगों को अलग करने में, गैसों को अलग करने में, कैसे गैसों को अलग किया गया है मैंने समझा दिया कि जैसे निकिल है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस को निकिल अपनी सतह पर चिपका लेता है। चारकोल अपनी सतह पर हाइड्रोजन गैस को चिपका लेता है। हाइड्रोजन गैस को किसी अन्य गैस से अलग करना है, उसमें चारकोल डाल देंगे, चारकोल के ऊपर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस चिपक जाएगी, चारकोल को बाहर निकालेंगे, हाइड्रोजन गैस वहां से क्या होगी, सेपरेट आउट हो जाएगी। ठीक है, कैटलिस्ट के रूप में मैंने बता दिया कि जैसे निकिल है और हाइड्रोजन गैस को निकिल अपनी सतह पर चिपका लेता है, फिर यहाँ जाकर रिएक्शन कंप्लीट करवा देता है। अगर अधिशोषण नहीं होता तो काम नहीं होता। अच्छा, जैसे आप देखिए कि रंगों को साफ करने में, रंगों को साफ करने में कहने का मतलब ये है कि
रंगों को साफ करने में आपको ऐसे ही क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के अंतर्गत ये भी आता है। जैसे आपको ये बोला जाए कि आपको दिया गया चीनी, जैसे चीनी का जो कलर व्हाइट आता है, ठीक है, वो भी कैसे अधिशोषण के कारण ही होता है। जो उसमें रंग होते हैं उनको डिफरेंट मटेरियल से, वैसे बोला जाता है कि एनिमल बोन से, ठीक है, बुक्स में ऐसे लिखे हुए हैं कि एनिमल बोन की मदद से हम क्या करते हैं, जो आपके मतलब चीनी का कलर होता है उसको व्हाइट किया जाता है, उसमें जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो अधिशोषण के उपयोग में, पानी के शुद्धिकरण में, क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है, चीजों को साफ करने में, मतलब आप रंग उड़ाने में, रंग को कैप्चर करने में, ठीक है, गैसों को अलग करने में, और कैटलिस्ट के रूप में ये आपका क्या हो गया, अधिशोषण का यूज, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो अगला टॉपिक है, वो अगला टॉपिक आपका क्या पड़ता है, इस टॉपिक में जो आपका अगला टॉपिक है वो है आपका कोलाइडल स्टेट। तो देखिए कोलाइडल स्टेट अगर हमें शुरू करना होगा तो मैं अगले वाले लेक्चर में करूंगा। बारिश हो रही है, बहुत तेज आवाज आ रही है, ठीक है। तो कैटलिस्ट आपका हो गया, सरफेस केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया, ये सारे एक ही चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत ही जो अभी मैं एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन सब बताया ये भी है, उसी के अंतर्गत आपका पूरा का पूरा कैटलिस्ट है, और उसी के अंदर कोलाइडल स्टेट है। कोलाइडल स्टेट 4 लेक्चर के करीब लगेगा मेरे ख्याल से, तो वो 4 लेक्चर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, या हो सकता है कि मैं आपका एरिल हैलाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूं, वो देखा जाएगा टाइम के ऊपर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।